ड्रामा के स्टार्ट में हम ली वॉन्टिंग को देखते हैं, जहां पर उसके फादर एक रूम में उसे डाल रहे होते हैं और कहते हैं कि याद रखो कि इंपीरियल डे केयर आने से पहले ना तो तुम इस रूम से निकलोगी और ना ही अपनी शक्ल दिखाओगी, क्योंकि तुम्हारी शादी सिर्फ प्रिंस श्याओ से होगी, जो कि पैरों से चल नहीं पाते हैं। याद रखो कि वो मरने भी वाला है, तो उसके मरने से पहले तुम्हें प्रिंसेस श्याओ बनना ही पड़ेगा। उसे याद आता है कि वो तो मॉडर्न एरा में अपनी एक टेक्निक पर खोजबीन कर रही थी और वो एक जानी-मानी डॉक्टर थी, लेकिन वो यहाँ पर कैसे आ गई? पता चलता है कि वो क्राउन प्रिंस से बहुत प्यार करती थी, बट जो उसकी सिस्टर थी, असल में क्राउन प्रिंस को सेड्यूस कर रही थी और कहती कि हम दोनों एक-दूसरे से कितना प्यार करते हैं। बट इंपीरियल डे केयर मेरे लिए है कि प्रिंस चार्ल्स से मुझे शादी करनी पड़ेगी। तब यहाँ पर क्राउन प्रिंस कहते हैं तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। भले ही मैंने तुम्हारी बहन के साथ नाटक किया है प्यार करने का, बट मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ और क्राउन प्रिंसेस तुम ही बनोगी। पीछे से तब तक ली मॉन्टिंग आ जाती है, कहती है तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि मुझे धोखा दिया दोनों ने मिलकर, मार डालूंगी मैं। वो उन लोगों को मारने चलती है, लेकिन उससे पहले वो खुद ही आ जाती है इधर रूम में, क्योंकि उसके फादर बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि वो क्राउन प्रिंसेस बने। अभी इम्पीरियल डे केयर भी आ जाता है, जहाँ पर ली चिंजू को बहुत ही अच्छी लड़की और बहुत ही सभ्य लड़की कहा जाता है, उसे क्राउन प्रिंसेस बनाने की बात कही जाती है। वहीं पर ली वांटिंग को फोर्थ प्रिंसेस शादी करने के लिए कहा जाता है, मीन्स प्रिंस याओ से। कहती ऐसे कैसे, मतलब मेरी मदर की डेथ बहुत पहले हो चुकी थी और ये स्टेप मदर सिस्टर ने मिलकर ये सब कुछ किया है। चलो कोई बात नहीं लिंचो, जो तुमने किया है ना उसका खामियाजा तुम्हें खुद ही भुगतना पड़ेगा। तभी वहां पर सिस्टम आ जाता है। सिस्टम कहता है याद रखो कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। कहती है ये क्या, तुम यहाँ पर कैसे आ गए? कहता है जहाँ तुम वहां मैं। वो हटाने की कोशिश करती है लेकिन हटता नहीं, कहती है लगता है ये मैंडेटरी है वहाँ पर, क्योंकि उसको भी पॉइज़न दिया गया था, स्लो पॉइज़न। तो बहुत ही जल्दी वो मरने वाली थी, उसके पास बहुत कम टाइम था। सिस्टम होता है उसे दवा देता है कि तुम अपने आप को ठीक करो। कहती मेरी बॉडी तो ऑलरेडी वीक है, मैं इसमें क्या ठीक करूँ, मेरे पास बस 3 मंथ का टाइम है। इन 3 मंथ में मुझे अपने अंदर का पॉइज़न हटाना ही पड़ेगा। कहती ठीक है सिस्टम, तुम जो कहोगे करने के लिए तैयार हूँ। वहाँ पर वो उसे दवा देता है, कहता है कि खा लो और इंजेक्शन भी लगाती है। वहाँ पर सिस्टम की एक बात माननी थी कि जो भी तुम्हें आदमी दिखे बीमार, चाहे तुम्हारा वो घर का हो चाहे बाहर का हो, लेकिन तुम्हें उसका इलाज करना ही पड़ेगा। कहती ठीक है मैं राजी हूँ। वो देखती है कि उसका चेहरा काफी डल भी पड़ गया है, तभी वहाँ पर ली चिंजू आ जाती है। कहती तुमने फादर को कितना परेशान किया, देखो ना तुम्हारा चेहरा भी रेड हो गया। मारने चलती है थप्पड़, तभी पता चलता है कि क्राउन प्रिंस आ रहे हैं वहां पर। जाती है कहती सिस्टर मैं जानती हूँ कि आप मुझे माफ नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं क्राउन प्रिंसेस बनने वाली हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा मत करिए ना। तभी क्राउन प्रिंस आ जाते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी चिंजू को परेशान कर रही हो। कहती है कि हाँ सही बात है सिस्टर, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? मुझे पता है कि आप क्राउन प्रिंस से प्यार करती है, लेकिन मैं उनसे ज्यादा प्यार करती हूँ। अब वहां पर वो धक्का मारती भी नहीं, अपना जाकर दूर गिर जाती है। क्राउन प्रिंस कहते हैं डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्राउन प्रिंस कहते हैं मेरी आंखों के सामने इसे बुली कर रहे हो, शर्म नहीं आती है तुम्हें? कहती है लगता है अंधे हो गए हो, जो तुम्हें खुद नहीं दिखाई देता है, अगर ध्यान से देखोगे तुम्हें पता चल जाएगा। धक्का मारती है, कहती है असल में तो अब ये गिरी है, याद रखो कि मैं इसके बाद भी ये काम कर सकती हूँ। मारने चलते क्राउन प्रिंस उसको थप्पड़, कहती है कि प्रिंस यहाँ को अगर पता चला कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा है तो तुम्हारा क्या हाल होगा। तो दिमाग से काम लो, मेरे चेहरे को लाल करने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना। कहते तुम मुझे डरा रही हो? कहते बिल्कुल डरा रही हूँ, एक भी गलती ही तुम लोगों पर भारी पड़ेगी। वहाँ से वो चली जाती है। दरवाज़ा बंद हो जाता है, कहती बंद कर लो, बंद कर लो। मेरी प्लानिंग का भी ये हिस्सा है कि मैं यहीं पर रहूँगी। अपना किसी तरीके से सारी टैबलेट वगैरह खाकर अपने आप को सही करती है और थोड़ा एनर्जेटिक भी रहती है। शादी का टाइम भी आ जाता है, कहती है अभी तक खाने को खाना भी नहीं मिला है। तभी वहाँ पर दासी आ जाती है खाना लेकर के, तुम खा लो। कहती है ये खाना, वो भी इतना अच्छा? इतनी आसानी से तो मेरी स्टेप मदर खाना अच्छा दे नहीं सकती है, ज़रूर इसमें पॉइज़न होगा। वो नीचे गिरा देती है, कहती उफ़! खाना नीचे गिर गया। वहाँ पर वो देख रही होती है, कहती है कि चलो, तुम्हें लगता है ना कि तुम खाना अच्छा बनाकर लेकर आई हो तो खाना खा लो। लेकिन इतनी देर में स्टेप मदर आ जाती हैं और उसकी सिस्टर भी कि तुम्हें इतना अच्छा खाना दिया गया है, उसकी बेइज्जती ही मत करो। चिंजू कहते हैं सही बात है, फेवरेट खाना बनवाया है मदर ने। स्टेप मदर कहती हैं कि मेरी बेटी तुम्हारी शादी होने वाली है। कहती है आप मेरी मदर नहीं, आप मेरी आंट हैं। कहती है ऐसा मत कहो, मैं तुम्हारी मदर हूँ। और इस तरह भला अपनी मदर के बारे में कोई कुछ कहता है क्या? कहती है इतने सालों में जब से मेरी रियल मदर मुझे छोड़कर गई है ना, मैंने तुम्हारा असली चेहरा ही देखा है। तो ये नाटक बंद करो और मुखौटा अपने चेहरे से हटा दो। बेटर है कि हम दोनों आमने-सामने की लड़ाई लड़े, क्योंकि तुम माँ-बेटी की इस तरह की नौटंकी देखकर ना मुझे अब बहुत परेशानी होती है।
मेरी शादी के लिए डाउरी इकट्ठा करना शुरू कर दो। कहती डाउरी कहाँ है यहाँ पर, मैं अपनी बेटी को दूँगी। कहती आ गई ना औकात पर। ये जो खाना यहाँ पर लाई हो ना, मैं सबको बता दूँगी कि इसमें पॉइज़न है, तो प्लीज़ मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना। इस पे मदन मन में सोचती है कि अभी तक ये जो नाटक करती थी बेवकूफ़ बनने का, असल में इसका ये प्लान था। कहती है कि सिस्टर देखो, मैं अभी भी कह रही हूँ कि मेरी शादी होने वाली है, तो सारी डाउरी इकट्ठा कर लो। उसकी माँ कुछ कहने चलती है, इससे पहले ही वेंचन रोक देती है कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए थोड़ा-सा पैसा इकट्ठा कर लिया जाए, 1000 टेल्स तो चाहिए। कहती हाँ बिल्कुल मिलेंगे। कहती लेकिन चांदी के नहीं, सोने के। कहती तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम ऐसे कैसे बात कर सकती हो? तुम हम लोगों को भिखारी बनाकर छोड़ोगी क्या? कहती है भिखारी नहीं मदन, मैं तो बस एक सिंपल सी रिक्वेस्ट रख रही हूँ। कहती ये घर खाली हो जाएगा। कहती मुझे इससे मतलब नहीं है, घर खाली हो कुछ भी खाली हो, लेकिन मुझे मेरी डाउरी चाहिए, वो मेरी मदर की डाउरी है। कहती मैं बेस्ट कर रही हूँ बेटा कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँ। कहती बेस्ट कर रही हो तो बेस्ट ही करो ना, अब इधर-उधर की बातें मत करो। अब इस पे स्टेप मॉम खोते-खोते से चिल्लाने लगी है कि मैं इसकी सारी खबर अपने हस्बैंड को दूँगी। कहती जाओ मेरे फादर को बता दो, लेकिन ये शादी तो टल नहीं सकती है, वरना तुम्हारी बेटी को 4th प्रिंस से शादी करनी पड़ेगी, इसका खुलासा मैं कर दूँगी। अब तो यहाँ पर वेंचुन थोड़ा-सा डर जाती है कि कहीं मेरा खुलासा ना हो जाए। कहती ठीक है, मैं सारी डाउरी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम शादी से पीछे नहीं हटोगी। वैसे भी तुम्हारी मदर के जाने के बाद मैंने तुम्हें अपनी बेटी की तरह पाला। कहती फिर वही बकवास, मेरी मदर के जाने के बाद उनकी जगह हासिल की है, वो भी जानबूझकर। तो मैं अब नहीं चाहती हूँ कि यहाँ पर ज़्यादा कुछ भी हो, मेरा टेम्पर ऐसे ही रहे, इसकी वजह से सारा इंतज़ाम करना शुरू कर दो। कहती ठीक है। अभी हम प्रिंसेस याओ को देखते हैं, जहाँ पर सैनिक आकर बताता है कि जिससे आपकी शादी होने वाली है, वो तो पीछे हट गई और उसकी जगह पर उसकी बहन जो है लिन वांटिंग आपसे शादी करेगी। बट 3 दिनों तक उसे रूम में रखा गया, उसका चेहरा एकदम डल हो जाना चाहिए, बट वो बहुत ही फ्रेश नज़र आ रही थी और उसे पॉइज़न भी दिया गया था खाने में। कहते वाह! मैंने जितना सोचा था उससे भी आगे बढ़कर ये जा रही है। हमेशा से ही प्रिटेंड कर रही थी कि उसे बीमारी है, वो पागल है, लेकिन असल में वो पागल है ही नहीं। कहते लेकिन मैंने ये भी देखा है कि उसके फादर उसे बहुत बुली करते हैं। कहते ठीक है नज़र रखो, मुझे हर एक चीज़ की जानकारी चाहिए। कहते हाँ ठीक है, चलो तुमसे शादी होने वाली है तो तुमसे सामने ही मिलूँगा। की शादी का दिन भी आ जाता है, वहाँ पर लिन चिंजू आती है। कहती सिस्टर मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ। कहती हाँ मुझे पता है कि सिस्टर कुछ ग्रेट गिफ्ट ही लेकर आई होंगी। कहती जा रही हो प्रिंसेस याओ के पास, लेकिन मेरा राज वहाँ पर बिल्कुल मत खोलना। वहाँ पर उसने 25,000 जो है नोट्स भी माँगे थे, उसे नोट्स मिल जाते हैं, लेकिन तभी दासी आकर बताती है कि मिस ग्रूम तो आया ही नहीं। उन्होंने कहा है कि वो शादी कैंसल करना चाहते हैं। कहती ठीक है। एक लेटर लिख कर देती है प्रिंसेस याओ को कि अगर वो जब तक लेने नहीं आएँगे ना, तब तक मैं यहाँ से हिलूँगी ना ही, ये शादी कैंसल होगी। सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन अब कानाफूसी जोरों से होने लगती है कि अभी तक दूल्हा क्यों नहीं आया, अभी तक दूल्हा क्यों नहीं आया। सब कहते हैं हाँ सही कहा, जितनी अच्छी और टैलेंटेड लिन चिंजू है उतनी तो ली वांटिंग है ही भी नहीं, भला इसके लिए कौन ही यहाँ पर आएगा। उसके फादर आ जाते हैं कि यहाँ पर प्रिंस जरूर आएंगे, बस थोड़ा सा इंतजार कर लो। कहते हैं लेकिन आए तो नहीं ना, लगता है शादी करना ही नहीं चाहते। ली माउंटिंग कहती है कि ली चिंजू तुम तो बहुत खुश होगी ना, क्योंकि ये आइडिया तुम्हारा ही था, प्लीज मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। कहती सिस्टर मैं तो बस ये कह रही थी मैं आपको कितना मिस करूंगी, आप मेरी सिस्टर हैं। कहती है कि हाँ, और पता है आपके जाने के बाद ये घर कितना खाली हो जाएगा, मैंने सब आपके लिए किया है। तभी पता चलता है कि वहाँ पर ग्रूम आ चुका है। आप सबके होश उड़ जाते हैं कि ग्रूम कैसे आ सकता है, मतलब सच में क्या ये वहाँ पर 4th प्रिंस जो है ली वांटिंग को लेने आए हैं। सब लोग ग्रीट करते हैं, लेकिन ली चिंजू का मुँह उतर जाता है। कहते हैं ठीक है अंदर चलो, जल्द से जल्द ब्राइड को लेकर आओ। ब्राइड आगे की तरफ बढ़ती है, जहाँ पर जो है उसके फादर भी खास पसंद नहीं करते थे ली वांटिंग को। वो तुरंत ही कैरेज में बैठती है और वहां से चली जाती है। कहते देखो कैसा आया था, जैसे कोई फ्यूनरल लेकर आया, ना खुशी ना कोई पटाखे ना कुछ। ली चिंजू कहती सिस्टर मैंने तुम्हारे लिए खुद ग्रेवयार्ड तैयार किया है, वहां पर जाओ और मरो। पता चलता है कि प्रिंसेस या खुद नहीं है, बल्कि एक मुर्गे को भेजा है उससे शादी करने के लिए। कहते हैं ऐसे तो भला कोई करता भी नहीं है। वो मुर्गे को ले लेती है और अंदर की तरफ जाती है, सब लोग उस पर हंस रहे होते हैं। कहती पानी लेकर आओ, ये सब बातें मत करो। कहती पानी क्या उस प्रिंसेस के मुंह पर मारेंगी क्या आप? तो हंस रही होती है कि दासियां आती हैं जो बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करती हैं, जो ली वांटिंग की तुम्हारी यही औकात है, क्योंकि प्रिंस ने कभी किसी लड़की की तरफ देखा ही नहीं।
तुम्हारे लिए तो यहाँ पर पानी क्या कुछ भी नहीं आएगा। मारती है जोरदार थप्पड़ की औकात में रहना, क्योंकि तुम जहाँ पर हो ना तुम्हारी वही जगह है। इतनी देर में प्रिंस शाह आ जाते हैं कि इस नौकरानी को उठाकर मार डालो। कहती है मैंने आपके लिए किया था। प्रिंस साहब मैंने आपके लिए था। कहते बहुत शोर है, इसको लेकर जाओ। बाकी सब चले जाते हैं। कहते हैं कि ये बताओ कि तुमने मुझे वो पेपर लेकर क्यों भेजा? ज्यादा तो नहीं जानती हूँ, बट इतना जानती हूँ कि आपको कोई हार्म नहीं कर सकता है। कहते ये बता तुमने मुझसे शादी करने के लिए क्यों हामी भरी? यहाँ पर स्पाई बनकर आई हो ना? कहती कसम खाती हूँ। तभी वहाँ पर एशियन आ जाते हैं। कहती मैं कुछ भी कहूँ, ये प्रिंस तो मेरे बारे में यकीन ही नहीं करेंगे, क्योंकि इसी टाइम पे क्यों एशियन आने थे। तभी सिस्टम आता है कि जल्द से जल्द जाकर जितने भी एशियन मर रहे हैं या इधर वाले सैनिक मर रहे हो तुम्हें उनको बचाना है। कहती भला मैं क्यों बचाऊं किसी को? कहते बचाना पड़ेगा वरना तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलेगी, तुम जान से मारी जाओगी। यहाँ भी और मॉडर्न एरा में तो मर ही चुकी हो। कहती क्या करूँ क्या करूँ? वहां पर वो जितनी भी दवाइयाँ होती है एक एक करके लेना स्टार्ट करती है और सारा बॉक्स भर लेती है। बॉक्स लेकर बाहर निकल रही होती है, तभी प्रिंस यार सोचते हैं कि ये यहाँ से भागने की कोशिश कर रही है, मैं जाने तो दूंगा नहीं। लेकिन वो जितने भी लोग होते हैं ना उनका इलाज करना शुरू कर देती है। कहती है बस थोड़ा सा बर्दाश्त करना, उसके बाद तुम ठीक हो जाओगे। ये चीज देख कर तो प्रिंस शाह के होश उड़ जाते हैं कि आखिर ये लड़की कर क्या रही है। सब लोग सोचते हैं कि इस प्रिंसेस के बारे में तो बेकार में रूमर्स फैले थे कि ये बेवकूफ है, लेकिन ये काफी होशियार है। सिस्टम आता है कि तुम्हें एनिमीज को भी बचाना है, वो इनका भी इलाज करना शुरू कर देती। तो सैनिक कहता है कि ये ऑलरेडी मर चुका है, इसको क्यों बचा रही? कहती मरा नहीं है, बस बेहोश है। तुम्हारा भी मैं इलाज कर रही हूँ, थोड़ा सा तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, उसके बाद तुम मेरी हेल्प करना। कहते हैं, ठीक है चलो जल्द से जल्द मुझे बचाओ, लेकिन तुम यहाँ से भाग नहीं सकते हो। कहती मैं भाग भी नहीं रही हूँ। तभी वहां पर और भी एशियन आ जाते हैं उसकी तरफ अटैक करने के लिए, तो अपना पीछे छिप जाती है। एक एशियन उसे पकड़ लेता है तो अपने हाथ में पाउडर ले लेती है, ड्रग, और उसके ऊपर छोड़ देती है। पर प्रिंस शाओ उसके बारे में भी शक कर ही रहते हैं कि इसके पास ये अजीब तरीके से दवाएं कहाँ से आ रही हैं। वो एक एक करके आगे बढ़ रही होती है सबको बचाने के लिए, लेकिन तभी उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि प्रिंस या पैरों पर खड़े हो गए हैं उन अशेषन को मारने के लिए। कहती ये क्या? ली हॉन्टिंग को थोड़ी देर के लिए यकीन नहीं होता है कि आखिर उसने ये देख क्या लिया, ऐसे कैसे हो सकता है। अब बहुत ही ज्यादा प्रिंस या गुस्से में होते हैं कि इसे भी मरना पड़ेगा। आखिर ये बात किसी को नहीं पता है कि मैं पैरों से चल सकता हूँ, भले ही मेरे पैर पूरी तरीके से ठीक ना हुए हों। मारने जैसे ही चलते प्रिंस या तो वो भी गले पर चाकू लगा देती है कि मुझे कमजोर समझने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना। लेकिन ली वांटिंग ये भूल जाती है कि उसका गला धीरे धीरे कट रहा है। कहती है प्लीज तलवार पीछे कर लो, सच में ये कोई फनी बात नहीं है, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, मैं तुम्हें हार्म नहीं करूंगी। एक तीर पड़ने वाली होती है, प्रिंस शाह उसे बचाने चलते हैं और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। कहती है बहुत चोट लग गई मेरे कंधे पर। बाहर हम देखते हैं सैनिक आपस में लगातार लड़ रहे होते हैं। तभी प्रिंस शाह उसका गला पकड़ लेते हैं। कहते हैं मैं तुम्हें बस दो चॉइस दे रहा हूँ, अपना मुंह हमेशा के लिए बंद कर लो, और दूसरी चॉइस ये है कि मैं तुम्हें पॉइजन देकर मार दूं, बताओ कौन सी चीज एक्सेप्ट करोगी? कहती है मैं कोई भी चीज एक्सेप्ट करूँ, मारे तो तब भी जाऊंगी। तुरंत प्रिंस शाह को पलट कर नीचे करती है। कहती है देखो मुझे पता है कि तुम्हारा पैर काम नहीं कर रहा है, तो अगर अपने पैर को सही करना चाहते हो ना तो मेरे साथ मिलकर काम करो। तो एक ही बोट पर सवार है तो क्यों ना सर्वाइव भी बराबर ही करे, ना तुम गिरो ना मैं गिरूं, तो ये हुई ना बराबर की बात। मन में प्रिंस राव अलग ही बातों में पड़ जाते हैं कि ये कितनी सुंदर है, अब बाकी लड़कियों से एकदम अलग, खासकर इसकी आंखें कितनी अच्छी हैं। कहते ये किस तरह का बिहेवियर है, तुम्हें पता है ना कि मैं किंग हूँ? कहती हाँ मुझे पता है कि तुम किंग हो, लेकिन मैं भी एक डॉक्टर हूँ, याद रखो कि अपनी वाइफ को ऐसे ह्यूमिलेट मत किया करो। से प्रिंस या उसे पकड़ लेते हैं और उसके गाल को छूने लगते हैं। कहती है अब ये क्या कर रहे हो, अपने हाथों से क्यों मार रहे हो? मारना है तो तलवार से मार दो, प्लीज गला मत दबाओ। कहते हैं नहीं बस ऐसे ही। फिर से उसका गला पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी प्रिंस या को चक्कर आने लगता है। कहती क्या हुआ तुम्हें, बताओ ना क्या हुआ? कहते हैं कुछ नहीं, मुझे नहीं लगता है कि तुम ज्यादा दिन तक जिंदा रह पाओगी, नेक्स्ट विजिट में मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। कहती है अरे लेकिन हुआ क्या है तुम्हें, तुम ठीक नहीं लग रहे हो मुझे। कहते हैं नहीं मैं ठीक हूँ। प्रिंस या उठकर बैठ जाते हैं। कहती क्या मारोगे नहीं क्या मुझे? पीछे देख रही होती है। कहती है मारो या ना मारो, लेकिन पहले मुझे अपना टारगेट तो पूरा करना पड़ेगा, तुम नहीं मारोगे तो सिस्टम ही मार डालेगा। कहती देखो मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, और ना ही मैं तुम्हारे लिए कोई स्पाई का काम कर रही हूँ। वहां पर सिस्टम आ जाता है। कहता है काम करो जल्दी जल्दी अपना कंधे को सही करते हुए। वहां पर कहती है कि लो दवा खा लो ताकि तुम्हारा जो दर्द है ना बॉडी का वो मिट जाए। कहता है मैं नहीं खाऊंगा, जहर होगा तो। अपना एक खा लेती। कहती है अब तो खा लो कि जबरदस्ती खिलाऊं तुम्हें। कहती खाओ। अपना मुंह आगे करता है, लेकिन हाथ को भी थोड़ा सा कट करता है। कहती ये क्या है? यो है ना थोड़ा संभाल कर रहो, मैं बाहर देख कर आती हूँ।
उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है और प्रिंस चाओ अपनी जितनी पावर होती है ना, उसको इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि भले ही मेरे पैर अभी पूरी तरीके से सही नहीं हुए, थोड़ा बहुत रिकवर हो ही गया, लेकिन ये बात किसी के सामने नहीं आनी चाहिए। पता चलता है उसे टारगेट मिलता है 100 लोगों को सही करने का। कहती है 100 लोग, मैं मर ही जा रही हूँ, मेरे से इतने लोगों को ट्रीटमेंट कैसे होगी? वो एक की पट्टी बाँधती है, कोई इंजेक्शन लगाती है, धीरे-धीरे अपना टारगेट वो पूरा करने की तरफ बढ़ रही थी। से आप बाहर निकलते हैं, कहते हैं कर क्या रही हो तुम? किसी भी आदमी को छू रही हो? तो सैनिक कहता है मैंने बहुत बताने की कोशिश की है, तमीज़ को मत बचाया। कहती है मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे इंसानों में फ़र्क नज़र नहीं आता है कि कौन दुश्मन है, कौन रक्षक है, कौन भक्षक है। कहते हैं कि लेकिन इस तरह क्यों करोगी? ये उठेंगे तो तुम्हें ही मार डालेंगे। कहते मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मार डालेंगे तो मार डालेंगे, लेकिन मैं इंजरी को जो है अपने सामने से नहीं हटा सकती। अब उसको और भी दर्द होने लगता है कंधे में। कहती क्या करूँ? लगता है मैं बेहोश हो जाऊँगी। लेकिन मैंने एनिमीज़ को बचाया है तो मुझे पहले ही बेहोश हो जाना चाहिए था कि प्रिंस चा को लगे ही ना कि मैंने ये इंटेंशनली किया है। बेहोश हो जाती है तो प्रिंस क्या कहते हैं नाटक देखो जरा इसका इंटरेस्टिंग, तुम्हारी स्किल काफी अच्छी है बेहोश होने की। फिर से नाटक करती कहती है इतनी बेकार एक्टिंग, लगता है प्रिंस क्या जान ही जाएंगे। कि बाहर निकलते हैं तब यहाँ पर कहते हैं कि इसके ऊपर पूरी तरीके से नजर रखो और पता करो कि ये कहाँ से आए हैं। जब उनकी जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि वो रॉयल पर्सन द्वारा ही भेजे गए हैं, क्योंकि इतने अच्छे हथियार किसी और को नहीं मिल सकते। कहते ठीक है, तो लगता है ये मेरे ब्रदर का कारनामा है। कोई बात नहीं, उसका कारनामा आज रात के बाद सबके पास पहुँच जाना चाहिए। और ये ली वांटिंग ये बहुत ही यूनिक लग रही है, ये भला कैसे लोगों का इलाज कर दे रही है? मुझे इसके बारे में भी जानना है। सुबह उठती है, कहती ये क्या? पता चलता है उसको ठंड लग गई है तो सिस्टम कहता है कि देखो तुम्हारे गले पर चोट भी लग गई है। कहती है तो मेरे गले पर चोट लगेगी ही, इतने लोगों की देखभाल करूँगी। तो वो इंजेक्शन लेती है, अपने लगाती है और दवा खाती है। बाहर निकलती है तो सारे नौकर वगैरह खड़े रहते हैं कि चलिए आपको महल में बुलाया गया है। कहते हैं अरे फॉर्मेलिटीज करने की जरूरत नहीं है। कहते नहीं, ये नौकर आपके लिए भेजे गए हैं जो डेली नीड्स को पूरा करेंगे। वहाँ पर अंकल कहते हैं आपका प्लान क्या है बताएंगे? कहते, मेरा मकसद यह है कि मैं अपनी फैमिली से बदला लूं। मुझे पता है कि मेरी मदर और सिस्टर ने मिलकर मेरी माँ को मारा है, मुझे उसका बदला तो लेना ही पड़ेगा। बस मैं जैसा कह रही हूँ ना आप वैसा करते ही चलो। पूरे कैपिटल को भी पता चलना चाहिए कि उस घर की लीगल बेटी मैं हूँ। मीन्स याओ मेंशन मेरे अंडर में आता है, ना कि उन स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर है उसके हाथ में आता है। इधर हम देखते हैं कि ली चिंजू बैठी हुई थी, कहती अभी तक कोई न्यूज क्यों नहीं आई है कि उसे वहां पर कितनी बुरी तरीके से मारा गया है। सैनिक आकर कहता है कि वहां पर तो जो ली वॉन्टिंग है ना उसे बहुत ही प्रेज किया गया है और उसे बहुत सारे रिवॉर्ड भी दिए गए हैं, क्योंकि कल स्टेशन का हमला हुआ था। और जितने भी नौकर भेजे गए थे ना उसके ऊपर नजर रखने के लिए वो भी वो वापस कर देती है। अंकल आकर बताते हैं कि देखो प्रिंसेस कॉन्सर्ट ने ये नौकर वापस भेज दिए हैं, क्योंकि ये वहां पर नजर रखने के लिए गए थे और उनकी जानकारी यहाँ पर देने के लिए गए थे। आखिर एक प्रिंसेस ये सब कैसे बर्दाश्त कर सकती है? इन मेट्स को जानबूझकर इसकी स्टेप मदर ने भेजा है। फिर उसकी मदर कहती है ये सब क्या हो रहा है? उसके फादर कहते हैं कि तुमने सच में ये सब कुछ किया था। बाहर के लोग भी कानाफूसी कर रहे होते हैं कि एक बेटी को इतना प्यार, दूसरी बेटी जिसकी माँ नहीं है उसके साथ इतना बुरा बिहेव किया जा रहा है। इस पर मिनिस्टर कहते हैं तुमने ये क्या किया? तुम मुझे ह्यूमिलेट कर रही है? कहती है नहीं, आप तो जानते हैं कि मैं दी वॉन्टिंग की कितनी केयर करती थी, हमेशा उसे अपनी बेटी जैसा माना है। यहाँ पर उसके लिए चिंजू भी कहती है कि फादर आपको ली वॉन्टिंग की बातों में नहीं आना चाहिए। इस टाइम मदर तो रोने ही लगती, कहते मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, चलो तुम टेंशन मत लो। कहती हम लोग तो फैमिली है ना। मेरी बेटी कुछ दिनों के लिए दूर क्या गई, उसने मेरे ऊपर आरोप लगाने शुरू कर दिए। लेकिन इन सर्वेंट्स का क्या करें? अगर ये यहाँ पर रहना तो बहुत बुरा होगा, लोग मेरे बारे में तब भी बातें बनाएंगे। क्यों ना इन्हें बेच दिया जाए और थोड़े बहुत पैसे भी मिल जाएंगे तो वो हमारे काम ही आएंगे। उसके फादर कहते हैं ठीक है, जैसा तुम्हें लगे वही करो। वह अंकल आकर बताते हैं लीवॉन्टिंग को उन्होंने रेपुटेशन बचाने के लिए उन सारे नौकरों को बेच दिया है। कहती है ऐसे कैसे कर सकते हैं वो लोग? कहती ठीक है, जिस दिन उन्हें पता चला ना कि प्रिंस या क्रिपल नहीं है उस दिन उन लोगों का ये आंखें देखने वाली होंगी। है कि वहां पर सैनिक आता है और बताता है कि जल्द से जल्द चलना चाहिए कि अंकल के जो बेटे की तबीयत है ना वो बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है। अंकल बहुत घबरा जाते हैं कि मेरे बेटे को कोई तो बचा लो, क्योंकि वो युद्ध में गए थे। युद्ध में जाने के बाद उनकी हालत बिगड़ती ही जा रही है। इधर सारे फिजिशियन ने हार मान लिया था, कोई भी नहीं बचा पा रहा था। कहती है अंकल क्या मैं ट्राई करूं? वहाँ पर वो दवा दे देती है और तभी पता चलता है कि प्रिंसेस याओ ने उसे बुलाया है। प्रिंस अपनी पावर का यूज करते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि इसके अंदर असल में जो इंटरनल एनर्जी है वो बहुत कम है, मतलब अंदर से बहुत वीक है। कहती क्या हुआ है, आपने मुझे क्यों बुलाया है? कहते ये बताओ तुमने ये इलाज करना कहाँ से सीखा?
मेरी मदर की डेथ हुई तो मेरे मदर और फादर ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं पहाड़ों पे गई, वहाँ पर एक जो गुरु थे उन्होंने मुझे ये सारी चीज़ें सिखाई, वो भी एक बहुत बढ़िया फिजिशियन थे। कहते मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही हो ना? कहती भला मैं झूठ क्यों बोलूँगी? मैं सच कह रही हूँ, मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, तभी से मुझे इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा नॉलेज मिली। कहते झूठ बोला ना तो गला काट दूँगा। कहती है कि ठीक है, जिस दिन आपको पता चले ना तो काट देना गला। तभी हम देखते हैं कि मिनिस्टर के घर से फिर से कुछ लोग आते हैं डाउरी लेने के लिए, कि जो उनके घर पर आई थी। कहते हैं वो डाउरी हम लोगों को वापस चाहिए, जैसे नौकरों को भेजा वैसे डाउरी भी वापस दो। कहती है लगता है ये लोग शांत नहीं होंगे, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। प्रिंस याओ कहते क्या करोगी तुम आखिर? कहती कुछ नहीं, इन नौकरों को अंदर पहले रखो, आराम से बिठाओ, खिलाओ पिलाओ, उसके बारे में बात करेंगे कि आखिर अपने मदर और फादर से मुझे कैसे निपटना है। पैसे के लिए तो वो वैसे भी किसी भी हद तक गुज़र सकते हैं, तो मुझे कुछ न कुछ अपने हिसाब से करना पड़ेगा। अंकल कहते सही कहा, तुमने एकदम सही कहा, तुम्हारे हिसाब से मैं काम करूँगा। अब इधर हम देखते हैं कि सब जगह अफ़वाह फैला दी जाती है कि मिनिस्टर के घर से कुछ लोग भेजे गए थे ली-वॉन्टिंग से पैसे लेने के लिए, तो बहुत ही बेकार हैं, जो अपनी ही बेटी का पैसा हड़पना चाहते हैं। लेकिन वो सारा पैसा वो पब्लिक में बँटवा देती है कि ये तुम लोग ले लो। अब तो ली वॉन्टिंग लोगों की नज़र में महान भी बन गई होती है, सारा पैसा लोगों में भी बँट जाता है। ये बात जब मैजिस्ट्रेट को पता चलती है तो मिनिस्टर को बुलाया जाता है कि तुम ये किस तरह का काम कर रहे थे? कहते हैं माफ़ करिएगा, हम लोगों के घर में पैसों की कमी थी, क्योंकि सब कुछ डाउरी में दे दिया था, इसी वजह से ऐसा किया, आज के बाद से ऐसा कभी भी नहीं होगा। यूनिक कहते हैं कि याद रखो, जाकर माफ़ी माँगो और दोबारा अगर ऐसा हुआ ना तो तुम्हारे पद से बर्खास्त कर दिया जाएगा। इधर प्रिंस याओ कहते हैं तुम्हारा पैसा तुम्हारे पास ही रहेगा, तो ये बात तुम्हें कैसी लगी? कहती है मैं तो बहुत अच्छी हूँ, लेकिन मुझे आपके पैरों का इलाज करना पड़ेगा, ये आपके लिए रिवॉर्ड होगा। वो पैरों को छूने लगती है तो प्रिंस शाह बस उसको देख रहे होते हैं। कहते हैं आखिर इसके पास ये पावर आई कहाँ से? सिस्टम बताता है प्रिंस शाह के घुटने में जो है ब्लॉकेज हो चुके हैं, इसकी वजह से उनको जो है ऑपरेट करना पड़ेगा, उसी के बाद उनके पैरों को सही किया जा सकता है। कहती है मैं क्या करूँ, कैसे पैरों को सही करूँ? मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अचानक से उसको चक्कर आने लगता है। कहती है क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ तुम्हें? वो बेहोश हो गई होती है। फिजिशियन आते हैं, पूरी बॉडी की चेकिंग की जाती है, नब्ज को देखा जाता है, तब पता चलता है कि उसका पॉइजन अब हावी हो रहा है और ये स्लो पॉइजन था, जो धीरे धीरे बॉडी में आगे की तरफ बढ़ता है। कहते हैं आखिर ये पॉइजन दिया किसने? जरूर श्याओ मैनर में ही किसी ने दिया होगा, पता लगाओ जाकर। इधर स्टेप मदर को भी पता चल जाता है कि ली वॉन्टिंग को जो पॉइजन हम लोग दे रहे थे उसकी खबर सामने आ गई है। अगर हम लोग एक्सपोज हो गए ना तो ये प्रिंस शाओ हम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। कुछ न कुछ करके इसका काम तमाम करना ही पड़ेगा। हम लोग चलते हैं पहले महल, और इसी बहाने अपनी बहन से मिल भी लेंगे और थोड़ी गॉसिप भी पता चल जाएगी आखिर वहाँ पर वो कैसे रह रही है। ये क्या सच में जो बातें बाहर फैल रही है कि प्रिंस है उसे बहुत अच्छे से रहते हैं, वो सच है भी या नहीं है? इधर ली वॉन्टिंग बैठी होती है, नौकरानी आकर बताती है कि आपकी मदर और आपकी सिस्टर यहाँ पर मिलने आई हैं। कहते हैं ठीक है, जाओ उन लोगों को बाहर ही बैठा कर रखो, जब मुझे सही लगेगा ना मैं तभी उनसे मिलूंगी। आखिर मैं प्रिंसेस कॉन्सर्ट हूँ यहाँ पर। 1 घंटे बीत जाते हैं, इंतजार करने के बाद वहाँ पर जाती है। कहती है अरे सिस्टर और मदर आप यहाँ पर ली शिंजो बहुत होशियार होती है, अपनी 3 आंटीज को भी लेकर आई थी ताकि वो वहाँ पर ली वॉन्टिंग कुछ बोल ही ना पाए। कहती है सिस्टर हम लोग को आपकी इतनी चिंता हो रही थी, जैसे ही पता चला कि आपकी बॉडी में पॉइजन है हम लोग यहाँ पर देखने आ गए। मदर कहती हाँ हम तो सो ही नहीं पाए 3-4 दिन। अब तुम ठीक हो ना? कहती हाँ मदर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आखिर आप हैं तो चिंता करने की क्या जरूरत है? फिजिशियन कह रहे थे बहुत ही जल्दी मेरी बॉडी से सारा पॉइजन निकल जाएगा और मैं अब एकदम हेल्दी हो जाऊंगी। कहती हाँ सिस्टर मैं भी यही चाहती हूँ, तुम जल्द से जल्द रिकवर हो जाओ। पर इसकी स्टेप मदर कहती है क्या तुम फिजिशियन लोग को बुला दोगी, क्योंकि मुझे उनसे मिलना है। कि मैं तो बस तुम्हारा जो है टेस्ट कर रही थी कि प्रिंस याओ सच में क्या फिजिशियन लोग को यहाँ पर आने देंगे? वो एक इंपीरियल फिजिशियन है। अब सारी आंट आपस में बात करने लगती हैं कि लगता है कि प्रिंस याओ इससे प्यार ही नहीं करते हैं, तभी तो ये फिजिशियन लोग को यहाँ पर लाने से मना कर रही है। लेकिन तभी वो कहती है जाओ बुला कर लाओ। तो अब आंट और सबके होश उड़ जाते हैं कि क्या सच में प्रिंस याओ इसको इतना प्यार करते हैं? कहती आंट आप भी ना इतना क्यों सोचती हैं? कहती आंट मत कहो ना। कहती अरे अभी तो मदर कहा, लेकिन आपने ऐसी हरकत की मुझे आंट फिर से कहना पड़ा। तो उसकी सिस्टर कहती है मुझे भी प्रिंस याओ से मिलना है, चलो ना मिलते हैं। इधर हम देखते हैं प्रिंस चाओ और मिनिस्टर आपस में बैठे हुए होते हैं, जहाँ पर प्रिंस चाओ कहते हैं कि आपके घर में जो भी अभी तक ली वॉन्टिंग के साथ हो रहा था वो बहुत ही बुरा था। यहाँ पर मिनिस्टर कहते हैं कि मैं जानता हूँ बहुत ही बुरा था, इसी वजह से मैं अपनी बेटी को वापस ले जाना चाहता हूँ। जिसकी बॉडी में पॉइजन है आप उसके साथ रहकर भी क्या करेंगे? जब वो रिकवर हो जाएगी तो वापस जरूर आ जाएगी। आपको क्या लगता है कि ये आप एक बीमार लड़की के साथ रह सकते हैं?
आंटी मिलने आने वाली है और वहाँ पर ली चिंजू और साथ में उसकी मदर भी आएंगी। कहते हैं ठीक है, उन सबको अंदर भेज दो, मैं उनसे खुद सामने बात करूंगा। जैसे ही ली चिंजू देखती है प्रिंस शाओ को, बस देखती ही रह जाती, कहती है, कितना हैंडसम है, मुझे तो इससे पहले ही नजर में प्यार हो गया, और मेरी तो इससे शादी होनी चाहिए थी, ना कि ली वांटिंग की। कहती ब्रदर इन लो, मैंने आपको फर्स्ट टाइम देखा है लेकिन आप बहुत ही हैंडसम है। अब यहाँ पर ली वांटिंग को पता चल जाता है कि लगता है कि अपने ही ब्रदर इन लोग को ये दिल दे बैठी है जो इसका कभी होने वाला हस्बैंड था। कोई बात नहीं, इसका सबक मैं तुम्हें सिखा ही दूंगी। लेकिन जिस हिसाब से वो लगातार देखे जा रही थी, लगातार देखे जा रही थी, तीनों आंट कहती है क्या कर रही है लड़की, अपनी सिस्टर के हस्बैंड पर नजर डाल रही है। उसकी माँ कहती है तुम इस तरह मत देखो। कहती है नहीं नहीं मदर, आप प्लीज मुझसे ऐसे मत कहो, मुझे ना ब्रदर इन लॉ से बात करनी है। मेरी सिस्टर कितनी बेकार है, इन्होंने मुझे भड़काया, यहाँ पर लेकर आई। मैं तो कब से कह रही थी ब्रदर इन लॉ से मिलना है, लेकिन मदर अब मुझे यहीं पर रहना है, मुझे अपने ब्रदर इन लॉ के साथ वक्त बिताना है। मिनिस्टर कहते हैं क्या बातें कर रहे हो तुम। कहती नहीं फादर प्लीज प्लीज प्लीज, मुझे थोड़ी देर यहाँ पर रुकना है। प्रिंस याओ कहते हैं ये बहुत बोल रही है, इसको यहाँ से लेकर जाओ, मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखनी है। आंट कहती है कि तुम बेटा अपना ख्याल रखना, और बाहर निकलती है। लेकिन जो अपनी माँ से यही कह रही थी कि उसे प्रिंस याओ से शादी करनी है, शादी करनी। कहती बस करो, ये क्या बातें कर रही हो तुम। आंट कहती हैं कि तुमने आज अच्छा नहीं किया, तुमने आज मुझे बहुत निराश किया। कहती है नहीं आंट, ऐसी बात नहीं है, वो मेरे होने वाले हस्बैंड थे। कहते हैं क्या बकवास कर रही हो, तुम्हारे होने वाले हस्बैंड कब थे। तो कहती है आंट मेरे साथ ऐसा मत करो ना। लेकिन अब उसकी बेकार की हरकतों के बारे में तीनों आंट को पता चल चुका था कि असल में हमेशा से बेवकूफ ली वांटिंग को बनाया गया, बट असल बेवकूफ तो ये ली चिंजू थी, अपने आप को महान दिखाकर दूसरों को बेवकूफ बनाती थी। पता चलता है कि ली चिंजू बेहोश हो गई है तो मिनिस्टर भाग कर जाते हैं। कहती है कि माफ करिएगा, मेरी वजह से आज कुछ ज्यादा ही यहाँ पर बेकार सा माहौल बन गया है। मेरे फादर मुझे कभी भी प्यार नहीं करते, वो मेरी मदर से भी प्यार नहीं करते थे। भला अगर मेरी मदर से प्यार करते तो उन्हें पॉइजन देते, उन्हें जान से मारते, क्यों दे रहे हैं। घर आने के बाद वहां पर मिनिस्टर अब ली चिंजू के ऊपर बहुत गुस्सा कर रहे होते हैं कि अपनी बेटी को सुधारो, इसकी हरकतों ने आज मुझे बहुत शर्मिंदा किया। कहती मैं शादी करना चाहती हूँ, मैं बस उन्हीं से शादी करूंगी, वरना शादी कभी नहीं करूंगी। मिनिस्टर कहते इसे रूम में जाकर बंद कर दो, अब ये रूम से बाहर निकलनी ही नहीं चाहिए। कहती मैं करूंगी तो शादी सिर्फ उन्हीं से करूंगी और किसी से नहीं करूंगी, मुझे सच्चा वाला प्यार हो गया है मदर। कहती ठीक है, मैं कोई ना कोई इंतजाम करती हूँ। कहती मुझे पता है मदर, आप मेरे लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगी। इधर हम देखते हैं कि विरली वांटिंग बैठी होती है और अंकल के साथ बात कर रही होती है कि आपका बेटा अब कैसा है। अंकल कहते हैं बहुत अच्छा है। कहती ठीक है, शाओ मिनसन अभी शांति से नहीं बैठेगा, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। पता चलता है वहां पर उसकी बहन कुछ दिनों के लिए रहने आई कि ली वांटिंग की तबीयत खराब है तो ली चिंजू उसका ख्याल रखेगी। कहती है उसे बगल वाले पैलेस में बिठा दो और जब तक मैं ना कहूँ ना उसे आने मत देना, खास कर वो प्रिंस शाओ के आसपास भी नहीं भटकनी चाहिए। ये बैठी होती है, कहती है तुम लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, आगे चलकर मैं यहाँ पर प्रिंसेस कॉन्सर्ट बनूंगी और तुम लोग मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रही हो। मैं यहाँ पर प्रिंसेस कॉन्सर्ट की बहन हूँ। उसके फादर आते, कहते तुम यहाँ पर क्या कर रही थी। कहती फादर मैं तो सिस्टर की हेल्प करने आई थी, लेकिन ये लोग मेरे साथ इतना बुरा बिहेव कर रहे हैं। अंकल चुपचाप खड़े होते हैं, लेकिन मिनिस्टर कहते हैं वो मेरी बेटी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे है उसके साथ इस तरह का बिहेव करने की। कहते हैं आपकी बेटी है तो इसे यहाँ से ले जाइए। दासी बताती है कि हमने मिस के साथ कुछ भी नहीं किया, वही तब से बोले जा रही थी। वापस लेकर आते हैं मिनिस्टर और अपनी वाइफ को जोरदार थप्पड़ मारते हैं कि मैंने तुमसे कहा था ना कि अपनी बेटी को यहाँ पर कैद करके रखो, लेकिन तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती। अगर प्रिंस या को पता चल जाता ना तो हम तीनों को तुरंत वहीं पर ऑन द स्पॉट मार दिया जाता। अब तो उसकी मदर भी गुस्सा हो जाती है कि दिल को तसल्ली मिल गई, मेरे हस्बैंड के साथ रिश्ता बिगाड़ कर। कहती है मुझे कुछ भी करके प्रिंसेस या चाहिए तो चाहिए। इधर हम देखते हैं कि प्रिंसेस या को लेकर जाती है, कहती है ये मैंने सारा इंतजाम किया है, आपको बस अपनी आंखें बंद रखनी है, मेरे ऊपर विश्वास रखना है, आप नेक्स्ट जब उठेंगे ना तो एकदम सही हो जाएंगे। धीरे धीरे पैरों का इलाज करना भी शुरू करती है। पता चलता है कि हमेशा से मेजेस्टी ही प्रिंसेस या को मारना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि वो ठीक हो, क्योंकि मैजेस्टी के सबसे छोटे भाई थे, ये मीन्स लास्ट नंबर पर, जिनकी एज काफी कम थी मैजेस्टी से। वो जानते थे कि अगर मेरी जरा सी भी तबीयत इधर उधर हुई तो मेरे बेटे को मैजेस्टी बनने के बजाय फोर्थ प्रिंस मैजेस्टी बन जाएंगे। इसी वजह से उन्होंने युद्ध में भेजा था और उन पर अलग से हमला करवाया था, उनके पैरों को खराब कर दिया था। जब होश आता है तो देखते हैं कि ली वांटिंग वहां पर लेटी होती है। कहते हैं ये कैसा सेटअप है भला, और ये लड़की मुझे ठीक कैसे कर सकती है, क्या सच में इसके पास कोई पावर है। किसी ऐसे इंसान को जानती है वो जो ये सारा इंतजाम कर रहा है।
देते ली चिंजू को पता चल जाता है कि एक मेडिकल डॉक्टर ने प्रिंस चाओ को सही कर दिया है। कहती प्रिंस चाओ एकदम से ठीक नहीं हो सकते हैं, जरूर वो प्रिटेंड कर रहे थे, मतलब वो हमेशा से ही सही थे। उन्होंने मेरे सामने नाटक किया कि माँ कहती है तुम एक नंबर की यूजलेस हो, क्यों नहीं भूल जाती प्रिंस चाओ को। कहती नहीं भूलूंगी नहीं भूलूंगी। ठीक है, अलग से इंतजाम करूँ, मुझे तो उस प्रिंसेस चाओ को अपने काबू में लेना ही है। आखिर मैं इतनी सुंदर हूँ, मेरे आगे मेरी सिस्टर टिक भी कैसे सकती है। भी जाती है वो अपनी ग्रैंड माँ के पास, कहती है ग्रैंड माँ मुझे माफ करना, लेकिन मुझे ये करना ही पड़ेगा। वहां पर क्या करती है ना, वो ग्रैंड माँ को जहर दे देती है। मिनिस्टर आते हैं, कहते हैं देखो ना क्या हुआ है ग्रैंड माँ को। वो हाथ चेक करती है, कहती है इन्हें पॉइजन दिया गया है, लेकिन बचना मुश्किल है क्योंकि बहुत ही टॉक्सिक पॉइजन दिया गया है। कहती है सिस्टर प्लीज बचा लो, तुम तो किसी को भी बचा सकते हो ना, तो प्लीज ग्रैंड माँ को भी बचा लो। मिनिस्टर कहते हैं ये क्या कर रहे हो तुम। तब यहाँ पर जो ली मॉन्टिंग होती है, कहती है कि जहां तक मैं कह सकती हूँ कि इन्हें पहले पॉइजन इनकी बॉडी में नहीं था, ये तुरंत ही पॉइजन दिया गया है। कहती सिस्टर ये क्या बात कर। हाँ, यही बात कर रही हूँ कि ग्रैंडमदर ठीक हो सकती थी, लेकिन ये पॉइज़न तुरंत ही दिया गया है। इस पर मिनिस्टर कहते हैं, "तुमने ये क्या किया है बताओ ना।" दोनों कहती है, "अंकल ऐसी बात नहीं है, मैंने कोई पॉइज़न नहीं दिया है, भला मैं कैसे दे सकती हूँ?" कहते हैं, "ठीक है, इसे बाहर लेकर जाओ, मैं इलाज करने को सोचती हूँ, अगर बचा पाई ना तो बहुत ही अच्छा होगा।" वहाँ पर दूसरे फिजिशियन इलाज कर रहे होते हैं, लेकिन बचने की उम्मीद काफ़ी कम थी। जो उस पहले से पॉइज़न दिया गया था, जैसे ही फिजिशियन चेक करते हैं, कहते हैं कि हाँ, इसी में पॉइज़न था। कहती, "ये बाउल यहाँ पर नहीं था, मतलब ये पॉइज़न किसी और ने नहीं दिया, ली चिंजू ने दिया है।" ली चिंजू इधर आगे बढ़ रही होती है, कहती प्रिंस याओ के मेंशन की तरफ चलो। आती है और भागने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन सैनिक पकड़ लेता है। उसे वापस लाया जाता है, कहती बताओ आखिर तुमने ग्रैंड माँ को पॉइजन क्यों दिया। कहती मैंने नहीं दिया, तुमने दिया। ये अंकल खड़े हो जाते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को जहर देने की। यहाँ पर ली वॉन्टिंग भी कहती है कि तुमने जानबूझकर किया। कहती है कि सिस्टर आप मुझ पर आरोप लगा रही है ना, क्योंकि मैं हमेशा से ही अच्छी थी, लोग मुझे बहुत प्यार करते थे, इसी वजह से आप चाहती हैं कि मैं सबके सामने शर्मिंदा हो जाऊं। कहती है कि तुम अपना ये दिखावटी मुखौटा ना अपने पास ही रखो। अंकल कहते हैं कि तुम्हारा असली चेहरा सामने आ गया है। कहती है मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ही पॉइजन दिया था, लेकिन ये कहा मुझसे। उसे ली वांटिंग ने था। अपना भी वहाँ पर क्या करती है ना, वॉमिटिंग कर देती है। पता चलता है कि सेम पॉइजन उसने भी लिया है, मतलब ये ली वांटिंग का काम है, दोनों को पॉइजन दिया था, ग्रैंड माँ को भी और जो है ली चिंजू को भी। सिस्टर तुम तो कितनी होशियार हो, लेकिन ये पॉइजन तुमने इतना कम इनटेक में क्यों लिया, ज्यादा लेना चाहिए था ना, क्योंकि इससे जान भी जा सकती। कोई बात नहीं, जितना पॉइजन तुमने लिया है उसको लिए हुए लगभग 15 मिनट भी नहीं बीते। 15 मिनट बाद तुम्हारा एक-एक बॉडी का पार्ट दर्द करने लगेगा। तुम्हारी जो किडनी है ना, ऐसा लगेगा बाहर आ रही है, तुम्हारे दाँत टूटे जा रहे हैं, तुम्हें ऐसा फ़ील होगा। कहती है ऐसे कैसे? सिस्टम से कहती है कि ज़रा स्टार्ट हो जाओ। उसकी बॉडी सच में दर्द होने लगती है। कहती है मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। मैंने ही पॉइज़न दिया था ग्रैंडमा को। ये आ गई ना असलियत तुम्हारे सामने, तो मेरा फेस तो खराब नहीं होगा ना। कहती फेस खराब हो चुका है। कहती नहीं नहीं नहीं, मुझे फेस नहीं खराब करना है। अंकल कहते हैं कि इसे लेकर जाओ और जेल में डाल दो। कहती मैं डरती नहीं हूँ किसी से, याद रखो कि मेरा रुतबा क्या है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर ग्रैंड मदर आ जाती है। कहती कोई बात नहीं बच्ची है, छोड़ दो। कहते हैं मदर आप इस बच्ची को मत छोड़िए, इसने आपको पॉइजन देने की कोशिश की है। कहती नहीं कोई बात नहीं। कहती ग्रैंड माँ माफ कर दो। ग्रैंड माँ थप्पड़ मार देती है। उसे फिर से पकड़ कर लेकर जाया जा रहा होता है, तब वो बेहोश होने का नाटक करती है कि इधर अंकल आते हैं प्रिंस सियाओ के पास कि श्याओ मेंशन में कुछ गड़बड़ हो गया है। वहाँ पर हमारी जो ली वांटिंग है ना, उसके साथ बुरा बिहेव किया जा रहा है। कहती है ग्रैंड मदर मुझे माफ कर दो, मदर मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, मुझे नहीं पता था कि पॉइजन है। जैसे ही मुझे पता चला कि उसमें पॉइजन है, मैं भाग गई, क्योंकि ये सब कुछ इस ली वांटिंग ने किया था। कहती माँ बेटी का नखरा देखकर मुझे भी थोड़ा नाटक करना चाहिए, अपना भी हैंकी आगे लगा लेती। कहती जब से मेरी माँ की डेथ हुई, मेरी मदर ने कभी भी मेरी केयर नहीं की, जबकि मेरी माँ आंट की सगी बहन थी। और भला एक सगी बहन अपनी बहन की बेटी के साथ ऐसा बुरे बिहेव कैसे कर सकती है। बल्कि आंट ने तो मेरी मदर को मार डाला। मेरे फादर के साथ मेरी आंट का पहले से ही अफेयर था। बहन माँ कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी बहन के साथ ये सब करने की। कहती है मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया। कहती नहीं, मैंने अपनी आँखों से देखा था एक दिन फादर और आपको जो है रोमांस करते हुए। कहते तुम ये सब कैसे कर सकते हो, तुम्हारी मदर खुद मरी है। कहती मरी नहीं, उन्हें पॉइजन दिया गया है। ये आंट अब मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। अब यहाँ पर प्रिंस सियाओ आ जाते हैं, जाकर सामने बैठ जाते हैं। कहते हैं मुझे एक एक चीज की जानकारी चाहिए, वैसे थोड़ी बहुत जानकारी तो मैंने भी निकाली है। जो पॉइजन दिया गया था उस फिजिशियन ने ही तुम्हारी मदर की जांच पड़ताल की थी, तो वो अभी यहाँ पर आए हैं।
और फिजिशियन वहाँ पर एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मिस द्वारा मुझे पैसे दिए गए थे, इसी वजह से मैंने वहाँ पर झूठ बोला था कि उन्हें सडन अटैक पड़ा था, इसी वजह से उनकी डेथ हुई, बट असल में उन्हें मिस ने पॉइजन दिया था। ली वॉन्टिंग कहती है कि ग्रैंडमदर जो सच सामने था वो आ गया। चिंजू की मदर होती है, कहती है तुम जाओ, याद रखो कि तुम्हें अपना फैसला खुद लेना है। आज मैं पकड़ी जाऊंगी, आज मुझे जेल में डाल दिया गया, लेकिन तुम अपनी जिंदगी अच्छे से जीना। कहती ठीक है मदर, अच्छे से जीऊंगी। अभी वो प्रिंसेस चाओ को लेकर आती है, कहती है प्रिंस चाओ देखो ना, मैं तुम्हारे सामने आ गई। चिंजू थे कि रुकने का नाम नहीं लेती, हॉट सी ड्रेस पहन कर आती है, प्रिंसेस चाओ के सामने बैठ जाती है, कहती है कि माफ करिएगा, जो कुछ भी हो मैं उसकी माफी मांगने आई हूँ। कहती है नहीं नहीं, मेरे हस्बैंड से दूर रहो। कहती है, आप ऐसे कैसे कर रही हैं सिस्टर, मैं तो आपको अपनी बहन की तरह मानती हूँ, आपसे इतना प्यार करती हूँ, लेकिन आप हैं कि हमेशा से ही मुझे अलग करती आई हैं, आप भला ऐसे क्यों कर रही हैं? कहती है ठीक है, तुम मुझे बहुत ही गुस्सा दिला रहे हो, मुझे तुम्हें देखकर घिन आ रही है, मैं तो तुम्हारे सामने खड़ी भी नहीं होना चाहती। कहती सिस्टर प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। ये एकदम अच्छे से माफी मांगो तो माफ कर दूंगी। कहती है बताओ ना, मैं पैरों पे गिर जाऊं? प्रिंस शाओ के ऊपर गिरने की कोशिश करती है तो धक्का देकर अपना खुद प्रिंस शाओ के ऊपर गिर जाती है। ली वांटिंग और थप्पड़ मार देती है कि तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम बहुत ही ज्यादा गिरी हुई लगती हो। कहती है देखो देखो ना प्रिंस जी, ये मेरे साथ क्या कर रही है। प्रिंस शाओ मेरे लिए फैसला लीजिए। वो अपना कपड़ा नीचे करने लगती है। प्रिंस शाओ मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। क्राउन प्रिंस भी आ जाते हैं। ली वांटिंग कहती है और क्राउन प्रिंस का क्या होगा जिससे तुम इतना प्यार करती हो? कहती मैं तो उससे कभी प्यार करना ही नहीं चाहती थी, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, मैं उसे जब भी देखती हूँ ना मुझे वोमिटिंग आती है। क्राउन प्रिंस की तो बात ही मत करिए। कहते और क्राउन प्रिंस आपका क्या कहना है? कहती आप यहाँ पर कब आए जब तुम ये सारी बातें कह रही थी? कहती मैं जानबूझकर नहीं कह रही थी, उसका गला पकड़ कर दबाने लगते हैं। पर क्राउन प्रिंस कहते हैं शर्म नहीं आई तुम्हें अपने ब्रदर इन लॉ को सेड्यूस करते हुए? कहती है मैं बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज प्रिंसेस जाओ मेरी बात मानिए। कहती है लीव वांटिंग अब जेल में जाओ, वहीं पर रहो, वही तुम्हारी अच्छी जगह है। कहती है मैं नहीं जाना चाहती हूँ प्रिंसेस जाओ, प्लीज मुझे अपना लीजिए, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझसे ज्यादा प्यार आपको कोई भी नहीं करेगा। इधर अभी मिनिस्टर आकर जो है मारने लगते हैं थप्पड़ अपनी वाइफ को कि तुम्हारा सारा कारनामा सामने आ गया और तुम्हारी बेटी का भी कारनामा सामने आ गया है, तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। इधर मिनिस्टर मैजेस्टी के पास आ जाते हैं कि तुम्हें पता चला ना कि प्रिंस चाओ के पैर सही हो गए हैं? कहते हैं हाँ। कहते तो ठीक है, उसे जान से मार दो, जो कहोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। कहते ठीक है, जैसा आप कहें। इधर हम देखते हैं कि ली वांटिंग जा रही होती है अपने हाथ में बॉक्स लेकर, प्रिंस चाओ से मिलना है। अंदर जाती है तो प्रिंस चाओ कहते हैं कि क्या हुआ, तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा? कहती मैं तो आपको बचाने आई थी। पता चलता है कि बाहर बहुत ज्यादा हंगामा क्रिएट हो गया है, बच्चों की डेथ हो रही है, क्योंकि जो तुमने इलाज किया ना उसकी वजह से उन लोगों की और तबीयत खराब हुई। कहती है ऐसा नहीं है, मैंने जिन लोगों का इलाज किया वो कभी उनकी तबीयत खराब हो ही नहीं सकती। असल में मिनिस्टर ने अपने लोगों को भेजा था ऐसा पॉइजन मिला दो ताकि उन सबको फूड पॉइजनिंग हो जाए, लेकिन उनका पर्दाफाश हो जाता। इधर ली वांटिंग घर जा रही होती तो बहुत सारे एसेसियन उसके ऊपर हमला कर देते हैं, वो बचने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक वहाँ पर प्रिंस शाओ आ जाते हैं। कहती आप यहाँ पर? कहते हैं हाँ तुम्हारे लिए तो कुछ भी। एक एक को वहाँ पर पकड़ लिया जाता है। कहती है कि लगता है कुछ सीरियस प्रॉब्लम हो गई है। तब वहाँ पर बताते हैं कि मेरे ब्रदर ये सारा काम करवा रहे। तो कहती है आप अपने ब्रदर के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लेते? कहते एक्शन तभी लूंगा जब मेरे पास आर्मी होगी। कहते तब तक क्या करेंगे? कहते तब तक आराम करेंगे। वैसे एक काम तो मैंने कर दिया है, अपने प्यारे से ब्रदर के पास मैंने थोड़ा सा पॉइजन भिजवाया है, बहुत ही जल्दी वो अपने अंतिम समय पर आ ही जाएंगे। अभी हम देखते हैं कि वहां पर मिनिस्टर को सामने लाया जाता है मैजेस्टी के, जहाँ पर ली वांटिंग एक एक चीज का खुलासा करती है कि माँ बेटी ने मेरी जिंदगी बर्बाद की और ये मिनिस्टर ने यहाँ के लोगों पर वो दोनों माफी मांग रही होती है कि मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मिनिस्टर कहते हैं कि मैजेस्टी मुझे माफ कर दो, लेकिन अपनी वाइफ और अपनी बेटी से रिश्ता तोड़ देते हैं कि इन दोनों से मेरा कोई लेना देना नहीं। और रही राज्य के बाद, तो मैंने वहां पर कोई भी पॉइजन नहीं भिजवाया। मैजेस्टी कहते हैं इन दोनों को तुरंत ही जेल में डाल दो। इस पर उसकी स्टेप मदर चिल्लाने लगती है कि तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो। जैसे ही पकड़ कर ले जाया जाता है, मैजेस्टी कहते हैं मिनिस्टर अपने बारे में क्या कहोगे? कहते हैं मैंने कुछ भी नहीं किया। तब इस पर प्रिंस चाओ कहते हैं कि तुम रियल कल्प्रिट का पता बताओगे कि आखिर ये किसने किया। उस आदमी को भी बुलाया जाता है जिसने पॉइजन मिलाया था। अब आप क्या कहना चाहेंगे? कहते हैं तुम मेरे ऊपर शक कर रहे हो? कहते, हमेशा से ही शक करता आया हूँ, मुझे लगता है सारे मिनिस्टरों को भी ये बात पता चल गई है। क्राउन प्रिंस भी आकर बैठ जाते हैं कि फादर अब आपकी एज हो गई है, मुझे लगता है फोर्थ फोर्थ प्रिंस को क्राउन प्रिंस बना देना चाहिए। बाकी मेरी किस्मत रही तो मैं आगे जरूर चलकर क्राउन प्रिंस बनूंगा। सब लोग एक एक करके फोर्थ प्रिंस के सपोर्ट में आ जाते हैं, जहाँ पर मिनिस्टर को भी जेल में डालने का आदेश दिया जाता है।
मैजेस्टी कहते हैं ठीक है इसे भी जेल में डाल दो। कहती है कि पता नहीं मैजेस्टी की डेथ कब तक हो। कहते हैं इंतजार करेंगे, तब तक हम लोग अपनी ज़िंदगी अच्छे से जिएँगे और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ कुछ दिनों के लिए बाहर चलो, क्योंकि मैं अब तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ और ये ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। कहती है ठीक है और वो उसके गले लग जाती है। इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग होती है। तो आप लोग को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।